दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र आर्थिक विकास की समझ का तीसरा अध्याय जो है मुद्रा और साख यानी मनी एंड क्रेडिट। इस अध्याय में आप जानेंगे मुद्रा किस प्रकार से विनिमय का एक माध्यम है और मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां कौन सी होती हैं, ऋण की प्रमुख शर्तें क्या होती हैं और निर्धनों या गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह क्या है और इनका उद्देश्य और लाभ क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय मुद्रा और साख। दोस्तों मुद्रा जो है विनिमय के एक माध्यम के रूप में काम किया करता है या मुद्रा को विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुद्रा यानी मनी का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी एक दिन मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों आप इसकी एक सूची भी बना सकते हैं और बहुत से लेन देन मुद्रा के जरिए किए जाते हैं। इनसे वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं और इसमें कुछ में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा में खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। जैसे एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वो बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और इस मुद्रा का इस्तेमाल वो गेहूं खरीदने के लिए करेगा। तो देखिए जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। तो दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर जब सहमति रखते तो इसमें तब वो जूते बनाने वाला व्यक्ति गेहूं खरीद पाता। लेकिन यहाँ पर देखिए जब वो कहेगा कि आपको गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा, तो जब किसान कहेगा कि मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, तो एक व्यक्ति है जो ये कहता है मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूँ नहीं है। तो यहाँ पे अगर जो किसी व्यक्ति को जूते से गेहूँ जिसकी आवश्यकता हो उसे दोहरा आवश्यकता का संयोग कहा जाता है। और जो व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है और वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य होता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है। यानी मुद्रा का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ दोहरा संयोग आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि जूता निर्माता के लिए ये ज़रूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे साथ साथ उसको गेहूँ भी बेचे। तो अब केवल अपने जूते के लिए उसे खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वो बाजार में गेहूँ खरीद सकता है या कोई अन्य दूसरी वस्तु भी खरीद सकता है। चूँकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों मुद्रा के आधुनिक रूप। हमने देखा है कि मुद्रा जो है ये ऐसी चीज़ है जो लेन देन और विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थीं। जैसे बहुत प्रारंभिक काल में भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद सोना चांदी और तांबे जैसी वस्तुओं का चलन हुआ और इसका चलन पिछली शताब्दी तक रहा। यहाँ पर देखिए प्रारंभिक आहत सिक्के हैं। इसके अलावा गुप्तकालीन सिक्के थे, फिर तुगलक कालीन सिक्के और इसी प्रकार दोस्तों अकबर कालीन सोने की मोहर और आधुनिक सिक्का जिसको आप नीचे देख रहे हैं। तो करेंसी क्या है दोस्तों? मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी जो है वो कागज़ के नोट और सिक्कों को कहते हैं।
वो चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थीं, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबा के बने सिक्कों से नहीं बनी है। इसमें अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं और आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? तो दोस्तों, इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है और भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। बैंक में निक्षेप। दोस्तों, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में या जमा के रूप में रखते हैं। किसी समय पर लोगों की रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हर महीने के आखिर में वेतन वाले मज़दूरों के अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? वे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं और बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं, इस पर ब्याज भी देते हैं। और इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी होती है। चूँकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। दोस्तों, मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। इस सुविधा को मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम की किसी दूसरे व्यक्ति के एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। दोस्तों, चेक से जो भुगतान होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, जूता निर्माता एम सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है और इसके लिए वो विशेष रकम का चेक लिखता है। जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को ये रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता ये चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। यहाँ पर देखिए, प्रेम कुमार को ये पे करना है 57,000 रुपीज़, यानी 57,000 रुपये, और ये भारतीय स्टेट बैंक का खाता है। तो ये चेक के माध्यम से जो है व्यक्ति के खाते में पहुंच जाता है। दोस्तों, मांग जमा मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं और मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना आसान हो जाता है। चूँकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा भुगतान नहीं होता और मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक प्रणाली बैंक प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां क्या होती हैं? दोस्तों, बैंकों की कहानी को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये पता चलेगा कि बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। तो यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद रूप में रखते हैं। जैसे आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद रूप में अपने पास रखते हैं। इनमें किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए ये प्रावधान किया जाता है। किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही धन निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और आप जानते हैं कि विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण की मांग बहुत अधिक रहती है और बैंक जमा राशि को लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है और जिन्हें राशि की ज़रूरत है, उनके बीच मध्यस्थता का काम करते हैं।
बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों के लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं के दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। यहाँ पर देखिए, जमाकर्ता ये जमा करते हैं, लोग जो जमा करते हैं बैंक में, और लोग जो धन निकालते हैं। तो ये बैंक है। अब यहाँ से लोग ऋण लेते हैं, ये कर्जदार कहे जाते हैं, और जब ऋण लौटा देते हैं तो इससे बैंकों की आय बढ़ती है। दोस्तों, साख या क्रेडिट की दो विभिन्न स्थितियां देखते हैं। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण या उधार या कर्ज से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण, दो उदाहरण देखते हैं। त्योहार का मौसम। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। कच्चा माल भी खरीदना है। इन खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है और महीना खत्म होने से पहले पूरा आर्डर पहुंचाने का वादा करता है। और महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है। उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वो उधार लिए गए धन की अदायगी कर देता है। तो दोस्तों, सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की ज़रूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है और ऋण या कर्ज उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों और उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। वो अपनी कमाई बढ़ा लेता है और इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाता है। दूसरी कहानी स्वप्ना की समस्या देखते हैं। स्वप्ना एक छोटी किसान है, 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी, खेती के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इससे वो साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर वह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेतों के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वो अपना कर्ज वापस कर सके और वह कर्ज में फंस जाती है। तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मांग जो है, मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है और फसल के उत्पादन में बिक्री होने में 3-4 महीने लग जाता है और आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं और उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। दोस्तों, स्वप्ना के मामले में क्या हुआ? तो स्वप्ना के मामले में हुआ कि जब फसल खराब हो गई तो उसे कर्ज चुकाने के लिए ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा और इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। और इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना कष्टदायक होता है। तो ऋण की शर्तें क्या होती हैं दोस्तों, उसके बारे में आइए जानते हैं। जो ऋण का समझौता होता है उसमें ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधार देने वाला कोई समर्थक ऋणाधार या गिरवी रखने की मांग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों की पूंजी। इसका इस्तेमाल वह ऋणदाता को या उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है, वह कर्जदार उधार वापसी नहीं कर पाता। तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। आवास ऋण।
दोस्तों मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और 10 साल में मासिक किस्तों में इसको लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने के पहले उसे अपने नौकरी और वेतन संबंधी जो है सारे रिकॉर्ड देने पड़ते हैं। दोस्तों ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है और ऋण की शर्तें अलग अलग होती हैं। यहाँ पर देखिए विविध प्रकार के साख प्रबंधन एक गांव का उदाहरण। तो देखिए रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था। वो अपने इलाके में विविध प्रकार के ऋण प्रबंधनों को जानने के लिए उत्सुक थे। इसमें देखिए 15 नवंबर 2016 हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के समय अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे। खेतों में आलू की फसल लगी हुई है। हम पहले सोनपुर, एक छोटा सा गांव जहां सिंचाई की सुविधाएं मौजूद हैं, एक छोटे किसान श्यामल से मिलते हैं। श्यामल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 ज़मीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है और वो 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण लेता है। और पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज दर पर ऋण ले रहा है। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधी आगतें मुहैया कराता है, जिसे फसल तैयार करने पर वापस करना होता है। तो जब फसल तैयार हो जाती है तो ऋण देने वाले साहूकार को इनको अपनी फसल बेचना पड़ता है और कम कीमत पर फसल देना पड़ता है और व्यापारी उसको अधिक दाम पर जो है बेचता है और उसको अधिक लाभ होता है। अरुण है एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ ज़मीन है। सोनपुर के कुछ अन्य लोगों में है जिनमें खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है और इस पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% है और इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। अरुण की योजना है कि वे फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने का दरख्वास्त देना चाहता है और बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए ऋण ले चुके हैं। एक जो है महिला है रमा, ये खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल के कई महीने उसे कोई काम नहीं मिलता है, फिर उसे जब कोई काम करना पड़ता है तो कर्ज लेना पड़ता है। भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है और वर्तमान में भूस्वामी क्या उसके 5,000 रुपये देने हैं। भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह उसके लिए काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको ऋण मिल सके। एक महत्वपूर्ण है दोस्तों सहकारी समितियों से ऋण। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। सहकारी समिति में सदस्य होते हैं और अपने संसाधन उस क्षेत्र में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। जैसे किसान, बुनकर, औद्योगिक मजदूर इत्यादि की सहकारी समितियां बनती हैं। कृषक सहकारी समिति के नज़दीक एक गांव में काम करती है और देखिए 2300 किसान इसके सदस्य हैं। ये अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है। इस जमा पूंजी का ऋणाधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है और इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है और यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में औपचारिक क्षेत्र में क्रेडिट या साख क्या है। 2012 के आंकड़े इसमें दिखाए गए हैं, लेकिन ये आंकड़े काफ़ी पुराने हो गए हैं। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक जो ऋणों का आदान प्रदान होता है उनकी कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई इन पर नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं या नहीं और आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे बल्कि छोटे किसानों को भी दे रहे हैं कि नहीं। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। जैसे साहूकार, जमींदार ये ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं और उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। दोस्तों औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। दोस्तों ऋण की ऊंची लागत का अर्थ क्या है?
तो ऋण की ऊंची लागत का अर्थ ये होता है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में खर्च हो जाता है। इसलिए कर्जदार के पास अपने लिए कम आय बचती है और उसको फिर से अगले फसल के लिए कर्ज लेना पड़ता है और चुका नहीं पाने की स्थिति में वो कर्ज के जाल में जकड़ जाता है। इन कारणों को देखते हुए बैंक और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज लेकर फसल उगाएंगे, कारोबार कर सकते हैं, कोई उद्योग लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। दोस्तों, औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है? देखिए, अनौपचारिक जो है शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के कर्जे की 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं और केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से मिलते हैं। ये अमीर परिवार हैं। दोस्तों, अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। तो जो अनौपचारिक ऋण है दोस्तों, साहूकार, जमींदार या भूमिपतियों से लिया गया ऋण, वो बहुत अधिक महंगा पड़ता है और औपचारिक ऋण में जो ऋण का दर होता है, ऋण की लागत होती है, वो कम होती है। दोस्तों, अनौपचारिक स्रोत में ऋणों का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी ओर ये भी ज़रूरी है कि यह ऋण औपचारिक क्षेत्र में ऋण का विस्तार होना चाहिए और ये ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान में अमीर घराने या बड़े परिवार ही औपचारिक ऋण ले सकते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं निर्धनों के स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। दोस्तों, निर्धन परिवार ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं और इनको उसके लिए ज़्यादा जो है मनमाने ढंग से ब्याज देना पड़ता है, जिससे उनकी आय कम होती है और यदि वो रकम नहीं चुका पाते हैं तो वो फिर अनौपचारिक ऋणदाता उनको अपने बेगार में लगा लेता है, उनसे अधिक वसूली करता है और इस तरह से अनौपचारिक ऋण लेने वाले व्यक्ति, गरीब किसान या गरीब मजदूर कर्ज के जाल में जकड़ जाते हैं। दोस्तों, हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाए हैं। इसमें गरीबों को, विशेषकर महिलाओं को, छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्र करके लगाया जाता है। इसमें एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं, नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक हो सकती है और ये परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। और स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य होते हैं, इनमें से कर्ज ले सकते हैं। ये साहूकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज से कम होता है और ये 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। इसका मकसद सदस्यों के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है और इसमें छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें जैसे सिलाई मशीन, खाद, बीज, बांस, कपड़ा खरीदना, घर बनाना, सिलाई मशीन और हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति जो है इकट्ठा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, गुजरात में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की एक बैठक हो रही है। दोस्तों, आइए जानते हैं बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। दोस्तों, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का सफल इतिहास रहा है। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब लगभग 9 लाख सदस्य हैं, जो बांग्लादेश के 81,600 गाँव में फैले हुए हैं। इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं, जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है और इन कर्जदारों ने दिखा दिया कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस का कहना है कि अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों छोटे और अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। इस अध्याय में यानी बैंक मुद्रा और साख में बैंक मनी एंड क्रेडिट में हमने क्या पढ़ा, उसका सारांश आइए देखते हैं। दोस्तों, हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली के बारे में जाना। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं और आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की ज़रूरत होती है।
ऋण के सकारात्मक प्रभाव होते हैं या कुछ परिस्थितियों में वो कर्जदार की स्थिति को और भी खराब कर देते हैं। कर्ज दो स्रोतों से उपलब्ध होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। दोस्तों, औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क होता है। अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जैसे बैंक से या किसी बड़े संस्थान से, जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि महंगे अनौपचारिक ऋणों से निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का अध्याय 3, मुद्रा और साख। वीडियो में हमने बहुत आसानी से मुद्रा, बैंकिंग, विनिमय के साधन और ऋण और स्वयं सहायता समूहों के बारे में पढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।